हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर लाइट। द वर्ल्ड इज लार्जली नोन थ्रू द सेंसेस। सेंसेस यानी कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती है, तो हम दुनिया को किस तरह देखते हैं? अपनी ज्ञानेंद्रियों की हेल्प से देखते हैं। द सेंस ऑफ साइट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंसेस, यानी कि जो हमारी आंखें हैं जिनकी हेल्प से हम देख पाते हैं, सेंस ऑफ साइट की हेल्प से हम देख पाते हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। थ्रू it we see mountains, rivers, trees, plants, chairs, people and so many other things around us। तो हमारी जो आंखें हैं उन्हीं की हेल्प से माउंटेन्स को हम देख पाते हैं, रिवर्स को देख पाते हैं, पेड़ों को देख पाते हैं, प्लांट्स को देख पाते हैं, और जो कुछ भी हमारे चारों ओर है हम सभी को हमारी आंखों की हेल्प से देख पाते हैं। वी ऑल्सो सी क्लाउड्स, हम बादलों को भी देख पाते हैं, रेनबोज को भी देख पाते हैं, बर्ड्स फ्लाइंग, जो बर्ड्स उड़ रही होती है सबको देख पाते हैं हम। एट नाइट वी सी द मून एंड स्टार्स, और रात में हम चांद को देखते हैं, तारों को देखते हैं। यू आर एबल टू सी द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस प्रिंटिंग ऑन दिस पेज, और आप इस पेज में जो वर्ड्स और सेंटेंसेस लिखे गए हैं, प्रिंट किए गए हैं, उनको भी आप देख पा रहे हो। किसकी हेल्प से? आईज की हेल्प से। हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल? तो सिर्फ क्या आंखों की हेल्प से ही हम देख पाते हैं, कुछ और भी चीजें हैं जो आंखों को हेल्प करती है किसी चीज को देखने में? What makes things visible? तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमारी आंखें किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को देख पाती है? Have you ever thought how we see various objects? क्या आपने कभी सोचा है हम जो various object यानी कि अलग अलग वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? You may say that I see the objects। तो आप कहेंगे कि आंखों की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को, वस्तुओं को देखते हैं, बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क? ठीक है, आंखें तो हमेशा ही रहती है, तो क्या आप अंधेरे में भी देख पाते हो किसी चीज को? नहीं देख पाते हो। इट मीन्स दैट आईज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? अकेले आंखों से हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। इट इज ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आईज दैट वी सी द ऑब्जेक्ट्स। तो हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? जब किसी वस्तु पर लाइट पड़ती है और वो वस्तु जो है उस लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक वो लाइट पहुंचती है, ठीक है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। द लाइट में हैव बीन इमिटेड। इमिटेड का मतलब होता है उत्सर्जित करना, बाय द ऑब्जेक्ट, और में हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट। तो हो सकता है वो लाइट कोई वस्तु उत्सर्जित कर, एमिट कर रही हो, बाहर निकाल रही हो, या फिर वो रिफ्लेक्ट कर रही हो। और रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था, लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट किसी सरफेस पे पड़ती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। किसी प्लेन सरफेस पे जब पड़ती है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और यही फिनोमेना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यू लर्न इन क्लास 7 दैट अ पॉलिश और शाइनी सरफेस कैन एक्ट एज अ मिरर। तो हमने क्लास 7th में पढ़ा था कि मिरर की तरह, दर्पण की तरह क्या काम करता है? पॉलिश किया गया या फिर एक चमकदार कोई सरफेस। A mirror changes the direction of the light falls on it। और मिरर क्या करता है? अगर कोई लाइट इस पे पड़ती है तो उस लाइट की डायरेक्शन को ये चेंज कर देता है। कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन अ सरफेस विच विल बी रिफ्लेक्टेड? तो क्या आप डायरेक्शन बता सकते हैं? लेट अस फाइंड आउट। ये एक्टिविटी है। उसके बाद हमारा टॉपिक है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इन्हीं से हमें पता चलता है कि कैसे लाइट की हमें डायरेक्शन पता करनी है। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन के नियम। हाँ, यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया गया है, ये लाइट जो आ रही है इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है, जो किरण आ रही है। और ये बीच की जो लाइन है इसको हम कहते हैं नॉर्मल, और ये आपका रखा गया एक प्लेन। मिरर हो सकता है, सरफेस हो सकती है जहां से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। और ये रे है रिफ्लेक्टेड, जो रिफ्लेक्शन के बाद डायरेक्शन चेंज कर लेती है, ठीक है। तो पहला रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है? रिफ्लेक्शन का पहला लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? यहाँ पे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बन रहा है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो लॉ है रिफ्लेक्शन का, पहला लॉ कहता है कि जो
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा इक्वल होंगे, बराबर होंगे। नेक्स्ट अगला लॉ कहता है the incident ray, the normal at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane। ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो आने वाली किरण है, आपतित किरण है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण है, और हमारा जो नॉर्मल है वो हमेशा एक ही प्लेन में होंगे, सेम प्लेन में होंगे। ठीक है, तो पहला लॉ था कि जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो दोनों हमेशा सेम होंगे, दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और सेकेंड लॉ क्या कहता है, जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो हमेशा सेम प्लेन में होंगे, एक ही तल पर होंगे। नॉर्मल क्या होता है, हम एक काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, उसको नॉर्मल कहते हैं। तो ये हमारे रिफ्लेक्शन के लॉज थे। नेक्स्ट है you may recall that an image formed by a mirror, the left of the object appears on the right and the right appears on the left. This is known as lateral inversion। तो हमने पढ़ा था प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करता है कैसा इमेज बनाता है, सीधा बनाएगा, वर्चुअल आभासी होगा, यानी कि हम उसको स्क्रीन पे नहीं उतार सकते, पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते, और साथ में उस इमेज में लेटरल इन्वर्जन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी कि आपका लेफ्ट वाला पार्ट राइट में शो होगा, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में शो होगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। जनरली दो टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, एक होता है रेगुलर और रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रेगुलर और डिफ्यूज। इसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी हम कह सकते हैं। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कब होता है, जब जो सरफेस होगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसमें कुछ इरेगुलरिटीज होंगी, वो प्लेन नहीं होगा। और रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका प्लेन होगा, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी कि जब किसी लाइट की रे का रिफ्लेक्शन किसी स्मूथ सरफेस से होगा तो उस कंडीशन में जो रिफ्लेक्शन होगा उसको हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। वहीं दूसरी ओर जब लाइट की रे, जब प्रकाश की किरणों का रिफ्लेक्शन किसी इरेगुलर खुरदुरी सतह से होगा तो वहां पर जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी या जो रिफ्लेक्शन होगा वो किस तरह का होगा, डिफ्यूज या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है क्या रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है फिर से दोबारा रिफ्लेक्टेड हो सकती है। आप गए होंगे, रिकॉल द लास्ट टाइम यू विजिटेड अ हेयर ड्रेसर, आप बाल कटाने जाते हो, शी ऑब्लिक ही मेक्स यू सिट इन फ्रंट ऑफ मिरर, आपको मिरर के फ्रंट में बिठाते हैं। आफ्टर योर हेयर कट इज कंप्लीट, तो जब आप बाल काट लेते हो क्या दिखाते हो, पीछे से एक मिरर रखते हैं और आपके पीछे के बाल आपको दिखाते हैं। she oblique he holds a mirror behind you to show how the hair has been cut। तो पीछे आपके मिरर रखते हैं और दिखाते हैं कि कैसे बाल कटे हैं। डू यू नो हाउ यू कुड सी द हेयर एट द बैक ऑफ द हेड। तो क्या आप बता सकते हैं कि पीछे के बाल आपको कैसे नजर आए। पहेली रिकॉल्स हैविंग कंस्ट्रक्टेड अ पेरिस्कोप, तो पहेली को पेरिस्कोप की याद आती है। पेरिस्कोप क्या होता है, पेरिस्कोप्स जो होते हैं वो सबमरीन्स में यूज किए जाते हैं। सबमरीन्स क्या होते हैं, जो समुद्र के नीचे होते हैं, तो सबमरीन्स में यूज किए जाते हैं कि ऊपर क्या होता है। अब समुद्र पेरिस्कोप तो समुद्र वो वहां पे सबमरीन में नीचे होगा पानी के अंदर, लेकिन ऊपर क्या हो रहा है ये देखने के लिए हम पेरिस्कोप का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, दो मिरर्स लगे होते हैं, तो दो मिरर्स में क्या होता है, एक पहले फर्स्ट वाले मिरर पे रिफ्लेक्शन होगा और फिर जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो सेकंड मिरर पे पड़ती है। इस तरह से हमें नीचे का व्यू नीचे दिख जाता है कि ऊपर क्या क्या हो रहा है। पहली रिकॉल्स हैविंग कंस्ट्रक्टेड अ पेरिस्कोप एज एन एक्सटेंडेड एक्टिविटी इन क्लास 6। क्लास 6 में आपने बना होगा सबमरीन। द पेरिस्कोप मेक्स यूज ऑफ टू प्लेन मिरर, इसमें दो प्लेन मिरर का यूज होता है। कैन यू एक्सप्लेन हाउ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द टू मिरर enables you to see object which are not visible directly। तो पेरिस्कोप्स में क्या होता है, हम दो प्लेन मिरर्स का यूज करते हैं। पहले वाले मिरर में जब लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, उसका सेकंड मिरर में। ठीक है, तो सेकंड मिरर से जब रिफ्लेक्शन होता है हम नीचे से आसानी से देख सकते हैं कि ऊपर क्या हो रहा है। पेरिस्कोप्स आर यूज्ड इन सबमरीन, सबमरीन्स में यूज होता है, टैंक्स में,
एंड ऑल्सो बाय सोल्जर्स इन बंकर्स टू सी थिंग्स आउटसाइड, कि बाहर क्या क्या हो रहा है, वहां पे सबमरीन्स का यूज होता है। अब इन चीजों में, इन इंस्ट्रूमेंट में जो भी प्रॉपर्टी यूज हो रही है लाइट की, वो कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीपल इमेज, की जो लाइट है अगर किसी एंगल पे लगे हुए दो मिरर्स पे पड़ती है तो वहां पे क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, जिस वजह से हमें मल्टीपल इमेजेस भी दिखती है। यू आर अवेयर दैट अ प्लेन मिरर फॉर्म्स ओनली अ सिंगल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमें पता है कि जो प्लेन मिरर है वो क्या करता है? एक सिंगल इमेज बनाता है किसी ऑब्जेक्ट की। What happens if two mirrors are used in combination? क्या होगा अगर हम दो मिरर्स को यूज करेंगे? ठीक है, नेक्स्ट है, कैन यू नाउ एक्सप्लेन हाउ यू कैन सी द बैक ऑफ योर हेड एट द हेयर ड्रेसर शॉप? तो क्या आप बता सकते हैं कि आप कैसे देख पाए, किस वजह से देख पाए? क्योंकि लाइट जो होता है, लाइट अगर किसी ऐसे मिरर पे पड़ती है, कि नहीं ऐसे मिरर्स पे पड़ती है जो एक एंगल पे रखे होते हैं एक दूसरे से, तो वो क्या शो करते हैं? मल्टीपल रिफ्लेक्शन दिखाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी इमेजेस दिखती हैं। Light ray is reflected back and forth several times between the mirrors. This is called multiple reflection. तो जब हम मिरर्स को, किन्हीं दो मिरर्स को या और भी मिरर्स हो सकते हैं, एक एंगल पे फिक्स करते हैं तो लाइट क्या होती है? बार बार रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, जिस वजह से बहुत सारी इमेजेस बन जाती हैं, और यही प्रॉपर्टी कहलाती है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, और जिसकी वजह से बहुत सारी इमेजेस यानी कि मल्टीपल इमेजेस बनते हैं। This idea of number of images formed by mirror placed at angle to one another is used in a kaleidoscope. तो यही आइडिया, इसी प्रिंसिपल का यूज किया जाता है कलाइडोस्कोप बनाने में, टू मेक न्यूमेरियस ब्यूटीफुल पैटर्न्स। और कलाइडोस्कोप यूज होता है बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न्स बनाने के लिए। और इमेजेस का पता कैसे चलता है कि कितने इमेजेस बनेंगे? तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एंगल। इसका मतलब हुआ कि जिस एंगल पे आपने वो दो मिरर्स रखे हैं -1। ठीक है, तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि कितने इमेजेस बनेंगे। हाँ, नेक्स्ट है हाँ, ये तो कलाइडोस्कोप के बारे में, इसमें आपको एक्टिविटी में कलाइडोस्कोप बनाना है। नेक्स्ट है सनलाइट व्हाइट और कलर्ड। तो जो सूरज की रोशनी होती है वो व्हाइट होती है या फिर कलर्ड होती है। इन क्लास 7 यू लर्न दैट द सनलाइट इज रिफर्ड टू एज व्हाइट लाइट। तो हमने पढ़ा है क्लास 7 में सनलाइट को व्हाइट लाइट कहते हैं। यू ऑल्सो लर्न दैट इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। तो हमें पता है कि ये 7 कलर्स से बनी होती है। हेयर इज अनदर एक्टिविटी शोइंग दैट सनलाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। तो एक और एक्टिविटी है जिसमें हमें पता चलता है कि सनलाइट जो है उसमें 7 कलर्स होते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी है गेट अ प्लेन मिरर ऑफ अ सुटेबल साइज। एक प्लेन मिरर लेना है आपको किसी भी साइज का। प्लेस इट इन अ बाउल। एक बाउल में इस तरह से इसको रखना है एज शोन इन फिगर। यहाँ पे दिखाया गया फिल द बाउल विथ वाटर। पानी से भर लेना है। पुट दिस अरेंजमेंट नियर अ विंडो। फिर क्या करना है? एक विंडो के पास में ये बाउल लेके आप रख देना है उसको। इन सच अ वे दैट डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स ऑन द मिरर। तो इस तरह से रखना है कि सनलाइट डायरेक्टली कहाँ पड़े? ये जो मिरर रखा है, प्लेन मिरर रखा है इस बाउल में, वहां पे पड़े। एडजस्ट द पोजिशन ऑफ द बाउल सो दैट द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द मिरर फॉल्स ऑन अ वॉल। और इस तरह से एडजस्ट करना है ताकि जो रिफ्लेक्टेड रे हो, रिफ्लेक्टेड लाइट हो, वो इस वॉल पे पड़े, दीवार पे पड़े। या आप यहाँ पे पेपर लिया है, स्क्रीन लिया है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। इफ द वॉल इज नॉट व्हाइट, अगर वॉल सफेद नहीं है, फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर। आप वहाँ पे क्या रख सकते हैं? व्हाइट पेपर रख सकते हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी सीन टू हैव मैनी कलर्स। तो आप क्या देखेंगे? जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी यहाँ पे उसमें बहुत सारे कलर्स आपको दिखेंगे, इस तरह का दिखेगा। हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस? कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? द मिरर एंड द वाटर फ्रॉम अ प्रिज्म। As you learnt in class 7, this breaks up the light into its color. Color splitting of light into its colors is known as dispersion of light. तो dispersion क्या हो जाएगा? Splitting of light into its colors, किसी लाइट का या श्वेत प्रकाश का उसके रंग में, उसके कलर्स में स्प्लिट होने की जो प्रोसेस होती है या जो प्रक्रिया होती है उसको हम डिस्पर्जन कहते हैं। रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमिना शोइंग डिस्पर्जन। तो रेनबो यानी कि जो इंद्रधनुष बनता है वो नेचुरल फिनोमिना है किसका?
डिस्पर्सन दिखाता हुआ, ठीक है। तो रेनबो में क्या होता है, रेनबो कैसे बनता है, लाइट के डिस्पर्सन से बनता है रेनबो। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई के बारे में। वी सी थिंग्स ओनली When light coming from them enters our eyes, तो हम चीजों को तभी देख पाते हैं जब लाइट उनसे आ रही है या रिफ्लेक्ट हो रही है, और वो कहाँ पहुंचती है, हमारी आंखों तक पहुंचती है। आईज इज वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन। तो आंख जो है हमारी एक इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन है। इट इज देयरफॉर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड वर्किंग। तो इसीलिए ये कैसे काम करता है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, ये देखना, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। The eye has a roughly spherical shape, तो लगभग spherical shape का होता है, गोल गोल सा होता है। The outer coat of the eye is white, और आँख का जो बाहरी कोट होता है, बाहरी आवरण जो होता है व्हाइट कलर का होता है। It is tough, ये टफ होता है, यानी कि हार्ड होता है, so that it can protect the interior of the eye from accidents, ताकि आँख के अंदर जो भी है उसको एक्सीडेंट से बचा सके। It's transparent from front part is called कॉर्निया। तो इसका जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आगे वाला, इसको हम कॉर्निया कहते हैं। बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिस। कॉर्निया के पीछे एक डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे दिखाया गया है, एक डार्क है यानी कि बहुत ज्यादा ब्लू कलर का दिख रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्या, इसका आइरिस। इन द आइरिस देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड प्यूपिल। तो आइरिस में एक छोटा सा ओपनिंग होता है, होल सा होता है, उसको हम कह देते हैं प्यूपिल। द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस। और आइरिस का क्या काम होता है, इस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करना। द आइरिस इज द पार्ट ऑफ आई विच गिव्स इट इट्स डिस्टिंक्टिव कलर। तो आइरिस आंख का वह भाग है जो किसी की आंख को उसका कलर देता है, यानी कि आंखों का रंग किस पे डिपेंड करता है, आइरिस के कलर पे। When we say that a person has green eyes, we refer actually the color of the iris. अगर हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति की आंखें हरी है, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी आइरिस किस कलर की है, ग्रीन कलर की है। The iris controls the amount of light entering into the eye. और एक इम्पोर्टेंट काम होता है आइरिस का, क्या काम करता है ये, जो लाइट हमारी आंखों में एंटर कर रही है, प्रवेश कर रही है, उसके अमाउंट को कंट्रोल करता है। Let us see how. तो चलो देखते हैं कैसे करता है। Look into your friend's eye. अपने दोस्त की आंखों में देखो। Observe the size of pupil. और देखो कि उसका जो प्यूपिल है किस साइज का है। Throw light on her eye with a torch. टॉर्च की हेल्प से उसकी आंखों में लाइट डालनी है आपको। Observe the pupil now. फिर उसके प्यूपिल को आपको देखना है। Switch off the light. लाइट बंद करना है। And observe her pupil once again. और लाइट बंद करने के बाद फिर उसकी प्यूपिल में देखना है। Do you notice any change in the size of pupil? क्या नोटिस किया आपने कि प्यूपिल का साइज जो है वो चेंज हो रहा है जब आप लाइट ज्यादा डाल रहे हो और जब आप लाइट बिल्कुल बंद कर रहे हो। In which case was the pupil larger? तो किस केस में प्यूपिल बड़ा था? Why do you think it was so? In which case do you need to allow more light in the eye when the light is dim or bright? तो किस केस में आपने ज्यादा लाइट डाली आंख में? Behind the pupil of the eye is a lens. तो प्यूपिल के पीछे, आंख में प्यूपिल के पीछे एक लेंस होता है which is thicker in the center. अब जो सेंटर में मोटा होता है, कौन सा लेंस ऐसा है जो सेंटर में थिकर होता है? कॉन्वेक्स लेंसेज जो होते हैं वो सेंटर में मोटे होते हैं, किनारों में पतले होते हैं। What kind of a lens is thicker at the center? तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा लेंस है जो बीच में मोटा होता है। कॉन्वेक्स लेंस बीच में मोटे होते हैं। Recall what you learned about lenses in क्लास 7। तो आपको याद करना है कि क्लास 7 में आपने लेंस के बारे में क्या पढ़ा था। द लेंस फोकसेस लाइट ऑन बैक ऑफ द आई ऑन अ लेयर कॉल्ड रेटिना। अब ये जो लेंस होता है जो बीच में मोटा मोटा सा है यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है। अब हमने पढ़ा था कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, यानी कि एक पॉइंट पे लाइट को फोकस करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो लेंस है लाइट को फोकस करता है एक लेयर पे, और इस लेयर को हम कहते हैं रेटिना। द रेटिना कंटेन सेवरल नर्व सेल। अब इस रेटिना में कुछ नर्व सेल्स होती है, यहाँ पे रेटिना दिखाया गया है और इस रेटिना में कुछ नर्व सेल्स होती है। सेंसेशन फेल्ट बाय द नर्व सेल्स आर देन ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व। और ये नर्व सेल्स क्या करती है,
सेंसेशंस यानी कि चित्र जो भी यहाँ पे रिफ्लेक्शन बनेगा उसको पहचान जाती है और ये सिग्नल्स के थ्रू कहाँ भेज देती है, हमारे ब्रेन में भेज देती है। और सिग्नल्स कौन ले जाता है, ऑप्टिक नर्व्स ले जाती है। ये यहाँ पे दिखाया गया ऑप्टिक नर्व्स। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सेल्स। अब हमारी आंख में दो तरह के सेल्स होते हैं। एक होता है कोन्स, जो कोन्स होती है विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। कोन्स क्या करती हैं, ब्राइट लाइट यानी कि जो गहरे रंग होते हैं वो हमें दिखाते हैं कोन्स। नेक्स्ट रॉड सेल्स, जो रॉड सेल्स होती हैं विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट, हल्के हल्के रंग हमें दिखाते हैं। कोन सेल्स कलर, कोन सेंसेस कलर, तो जो कोन सेल होती हैं उससे हमें रंगों का पता चलता है। एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड द रेटिना देयर आर नो सेंसरी सेल। तो जहाँ पे रेटिना और ऑप्टिक सेल नर्व मिलती है वहां पे कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं होती। सो नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट। तो इस स्पॉट में हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। दिस इज कॉल्ड अ ब्लाइंड स्पॉट और इसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट है द इम्प्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वैनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना। तो रेटिना में जो कुछ भी बनता है रिफ्लेक्शन या जो भी वहां पे प्रतिबिंब बनता है उसका इम्प्रेशन एकदम से वहां से वैनिश नहीं हो जाता, यानी कि गायब नहीं हो जाता। इट परसिस्ट देयर फॉर अबाउट 1/16 ऑफ द सेकेंड। वहां पे वो कुछ समय के लिए रहता है, एक सेकेंड के लगभग 1/16 भाग के बराबर वो वहां पे रहता है। सो इफ स्टिल इमेजेस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट आर फ्लैश on the eye at a rate faster than 16 per second, then the eye perceives the object as moving। तो क्या होगा, अगर कोई भी वस्तु हमें इस समय तक दिखा, अगर हमको ज्यादा टाइम तक देखे फिर क्या होता है, वो वस्तु हमें मूविंग यानी कि हिलती हुई नजर आती है। The movies that we see are actually a number of separate pictures in proper sequence। तो मूवीज जो हम देखते हैं वो क्या है, पिक्चर्स हैं जिनको सीक्वेंस में लगाया होता है। दे आर मेड टू मूव अक्रॉस द आई यूजुअली एट द रेट ऑफ 24 पिक्चर्स पर सेकेंड। तो वो किस रेट में मूव करते हैं, एक सेकेंड में 24 पिक्चर्स, फास्टर देन 16 पर सेकेंड। सो वी सी अ मूविंग पिक्चर। इस तरह से हम क्या किस तरह की पिक्चर देख पाते हैं, मूविंग पिक्चर्स देख पाते हैं। यहाँ पे दिखा गया एक मूविंग पिक्चर। ऐसा लग रहा है ये बर्ड जो है केज, इसका जो पिंजड़ा है इसके अंदर जा रही है। नेचर हैज प्रोवाइडेड आईज विद आईलिड्स टू प्रिवेंट एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंटरिंग द आई। तो हमें पता आईलिड्स होती है हमारे पास। आईलिड्स क्या काम करती हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आंखों में ऐसे ही ना घुस जाए, इसलिए वो क्या करती है, हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करती है। आईलिड्स आल्सो शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। तो क्या होता है, आईलिड्स क्या करती है, आल्सो शट आउट, बंद हो जाती है जब हमें लाइट की जरूरत नहीं होती। आई इज सच अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट इज कैन क्लियरली सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स नियर बाई। तो आंखों की हेल्प से हम दूर की वस्तुओं को भी देखते हैं और नजदीक की वस्तुओं को भी देखते हैं। The minimum distance at which the eye can see this object distinctly varies with age। तो minimum distance जहाँ तक हम किसी वस्तु को देख सकते हैं वो एज पर डिपेंड करता है। The most comfortable distance at which one can read with a normal eye is about 25 centimeter। यानी कि सबसे कंफर्टेबल डिस्टेंस क्या है, जहां तक कोई व्यक्ति जो है इजीली देख सकता है वो है 25 सेंटीमीटर। Some persons can see objects close to them near clearly but cannot see distant objects so clearly। Distant objects so clearly। तो कभी कभी होता है ना, कोई व्यक्ति जो होता है क्लियरली सी क्लोज ऑब्जेक्ट, पास की वस्तुओं को तो बहुत आसानी से देख लेते हैं लेकिन दूर की चीजों को उसको देखने में प्रॉब्लम हो जाती है। On the other hand, some person cannot see objects nearby। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पास की वस्तुओं को नहीं देख पाते बट दे कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, लेकिन दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं। विथ सुटेबल करेक्टिव लेंसेज दीज डिफेक्ट्स ऑफ द आई कैन बी करेक्टेड। तो लेंसेज का यूज करके हम इन डिफेक्ट्स को करेक्ट कर सकते हैं। Some persons cannot see near objects। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पास की चीजों को वो नहीं देख पाते हैं बट दे कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्वाइट वेल, लेकिन दूर की चीजों को वो अच्छे से देख पाते हैं। तो इस तरह का जो डिफेक्ट होता है उसको हम कहते हैं फार साइटनेस, फार साइटेडनेस। ठीक है,
इसको हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। क्या होगा इसमें, नजदीक की चीजों को हम नहीं देख पाएंगे और दूर की चीजों को हम इजीली देख पाते हैं। दूसरा डिफेक्ट होता है सम पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि पास की वस्तुएं हमको आसानी से दिख जाती है बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट टू सो क्लियरली, लेकिन दूर की वस्तुएं हमें आसानी से नहीं दिख पाती हैं। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड नियर साइट टाइटनेस। इसको हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होगा, इसमें हम नजदीक की वस्तुओं को तो देख लेंगे लेकिन दूर की वस्तुएं हमें नहीं दिख पाती है। तो इस तरह के जो डिफेक्ट्स होते हैं उनको हम दूर करने के लिए हम लेंसेज यूज करते हैं। समटाइम्स पर्टिकुलरली इन ओल्ड एज, तो कभी कभी जब बुढ़ापे में आई साइट बिकम्स फॉगी, इट इज ड्यू टू द आई लेंस बिकमिंग क्लाउडी। आपने देखा होगा ना, आंखें जो होती हैं वो धुंधला सी जाती हैं बूढ़े लोगों की। व्हेन इट हैपेंस पर्सन्स आर सेड टू हैव कैटरेक्ट, तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि उसकी आंखों में क्या हो गया है, कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद हो गया है। देयर इज अ लॉस ऑफ विजन समटाइम्स एक्सट्रीमली सेवर, तो कभी कभी क्या होता है वो देख नहीं पाते, कभी कभी तो वो पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं। इट इज पॉसिबल टू ट्रीट दिस डिफेक्ट, तो इस डिफेक्ट से ये जो आंखों का जो डिफेक्ट है इसको ठीक करना पॉसिबल है। द अपेक लेंस इज रिमूव्ड एंड न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, वो जो अपारदर्शी लेंस है जो धुंधला हो गया है उसको हम रिमूव कर देते हैं, उसके बदले में हम नया लेंस लगा देते हैं, यानी कि लेंस खराब हो जाने से होता है कैटरेक्ट। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज मेड दिस प्रोसीजर सिंपलर एंड सेफर, तो आजकल जो टेक्नोलॉजी है उस वजह से ये जो प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल भी हो चुकी है और सुविधाजनक भी हो चुकी है, सेफर भी हो चुकी है। अब है कि हम अपनी आंखों की देखभाल कैसे करेंगे। इट इज नेसेसरी दैट यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर आईज, तो हमारी आंखों की देखभाल करना बहुत जरूरी है। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप आई स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं। यू हैव अ रेगुलर चेकअप, वहाँ आप चेकअप कर सकते हैं। इफ एडवाइस यूज सुटेबल स्पेक्टिकल्स, तो अगर आपको एडवाइस किया गया है डॉक्टर के द्वारा तो आप स्पेक्टिकल चश्मे का यूज कर सकते हैं। टू लिटिल और टू मच लाइट इज बैड फॉर आईज, तो बहुत कम और बहुत ज्यादा लाइट हमारी आंखों के लिए खराब होती है। इनसफिशिएंट लाइट कॉजेज आई स्ट्रेन एंड हेडेक, तो जब लाइट कम होगी उसकी वजह से क्या होगा, तनाव होगा और आपके सर में भी दर्द होगी। ठीक है, टू मच लाइट लाइक दैट ऑफ द सन, अ पावरफुल लैम्प और लेजर टॉर्च कैन इंजर द रेटिना, और बहुत ज़्यादा लाइट जब होगी, जैसे हमारी सन की लाइट जो होती है और पावरफुल कोई लैम्प हो गया जिससे बहुत ज़्यादा लाइट, ब्राइट लाइट आ रही होगी, और लेजर टॉर्च जो होते हैं उनसे जो लाइट आती है उनसे हमारी आंखों का जो रेटिना होता है वो इंजर हो सकता है, उसमें कुछ डिफिकल्टीज आ सकती हैं। तो ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम लाइट हमारे आंखों के लिए अच्छी है। डू नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली, सन या कहीं जो स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्स है वहां आप डायरेक्टली नहीं देखेंगे। नेवर योर रब योर आईज, आंखों को रगड़ना नहीं है। इफ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आईज वॉश योर आईज विथ क्लीन वाटर, अगर धूल वगैरह चली जाती है आंखों में तो साफ पानी से धो लीजिए। इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट गो टू द डॉक्टर, अगर फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं होती है, फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिलता है, फिर डॉक्टर के पास जाइए। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन, एक नॉर्मल डिस्टेंस कितना होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, उससे आपको पढ़ना है। कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज टू योर आईज और कीपिंग इट टू फार, तो ना ही आपको बहुत नजदीक रखे कोई बुक पढ़नी है ना ही बहुत दूर रखे। तो कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। यू लर्न अबाउट बैलेंस डाइट इन क्लास 6, तो हमने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा था क्लास 6 में। क्या होता है बैलेंस डाइट, जहां पर ऐसा फूड जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में होते हैं। इफ फूड इज डिफिशिएंट इन सम कंपोनेंट आईज में ऑल्सो सफर, तो हो सकता है कि अगर भोजन में कुछ पोषक तत्व कम मात्रा में है तो उससे हमारी आंखों को भी नुकसान हो। तो जैसे लैक ऑफ विटामिन ए इन फूड स्टफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी आई ट्रबल, अगर विटामिन ए की कमी है आपके भोजन में तो उसकी वजह से हमारी आंखों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मोस्ट कॉमन अमंग्स देम इन इज नाइट ब्लाइंडनेस, तो उसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, आप इसको कहते हैं रतौंधी। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो अंधेरे में नहीं देख पाता है, रात को नहीं देख पाता है, ठीक है। तो ये किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है।
वन शुड देयरफॉर इंक्लूड द डाइट कंपोनेंट विच हैव विटामिन ए। तो इसलिए हर किसी को ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें विटामिन ए हो, जैसे रॉ कैरेट्स हो गए, ब्रोकली एंड ग्रीन वेजिटेबल एंड कॉड लिवर ऑयल आर रिच इन विटामिन ए। तो ये सब विटामिन ए के सोर्सेज है। एग्स हो गए, मिल्क, कर्ड, चीज, बटर एंड फ्रूट्स सच एज पपाया एंड मैंगो आर आल्सो रिच इन विटामिन ए। और ये जो फ्रूट्स है ये भी विटामिन ए रिच होते हैं। Did you know animals have eyes shaped in different ways? तो animals के eyes अलग अलग शेप के होते हैं। Eyes of a crab, जैसे केकड़ा जो होता है, are quite small but बहुत छोटे छोटे होते हैं, but they enable the crab to look all around। लेकिन वो जो आंखें होती है उसकी छोटी छोटी, उसकी हेल्प से वो चारों ओर देख सकता है। So the crab can sense even if the enemy approaches from behind। इसलिए किसी crab को पता चल जाता है कि उसका दुश्मन उसके पीछे से भी आ रहा है। Butterflies have large eyes that seem to be made up of thousands of little eyes। अब जो butterflies होती है उसकी बड़ी बड़ी आंखें होती है, ऐसा लगता है कि बहुत सारी छोटी छोटी आंखों से उसकी आंखें बनी है। They can see not only in the front and the sides but the back as well। तो केवल सामने ही नहीं देख पाती बल्कि साइड्स में और पीछे भी बटरफ्लाई की आंखों से देखा जा सकता है। A night bird यानी कि आउल, उल्लू, can see very well in the night but not during the day। हमें पता है जो आउल होता है वो रात को अच्छे से देख पाता है लेकिन वो दिन में नहीं देख पाता। On the other hand, day light birds, जैसे और दिन में जो बर्ड्स जगती हैं, जैसे काइट हो गया, ईगल है, कैन सी वेल ड्यूरिंग द डे। वो दिन के समय में अच्छा देखते हैं बट नॉट इन द नाइट, और रात में नहीं देख पाते। द आउल हैज अ लार्ज कॉर्निया एंड अ लार्ज प्यूपिल टू अलाउ मोर लाइट इन इट्स आई। तो जो आउल होता है उसका बड़ा सा कॉर्निया होता है और बड़ा सा प्यूपिल होता है जो क्या काम करता है, लाइट को क्या काम करता है, ज्यादा से ज्यादा लाइट को आंख में एंटर कराता है। तो हमने पढ़ा था ना, प्यूपिल क्या करता है, लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट आंख के अंदर जाएगी। बड़ा प्यूपिल होगा तो ज्यादा लाइट जाएगी, छोटा प्यूपिल होगा तो कम लाइट जाएगी। ऑल्सो इट हैज ऑन इट्स रेटिना अ लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स एंड ओनली अ फ्यू कोन्स। और इसका जो रेटिना होता है उसमें बहुत सारी रॉड्स होती हैं, बहुत कम कोन्स होती है। द डे बर्ड्स ऑन द अदर हैंड हैव मोर कोन्स एंड फ्यूअर रॉड्स। वहीं जो दिन में जागने वाले पक्षी जो होते हैं उनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा कोन्स होती है और कम रॉड्स होती है। हमने पढ़ा था जो कोन्स होती है वो कलर्स हमें दिखाती है। तो आउल जो है उसमें कोन्स कम है लेकिन रॉड्स ज्यादा, इसलिए ये क्या कर सकता है, कलरफुल चीजें इसको नहीं दिखाई देती। वहीं जो दिन में जागने वाले बर्ड्स है वो कलर देख सकते हैं क्योंकि इनमें कोन्स होती हैं, इनकी आंखों में कोन सेल्स होती हैं और रॉड सेल्स कम होती हैं। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट। तो जो व्यक्ति देख नहीं सकते वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, ब्रेल सिस्टम, ब्रेल सिस्टम की हेल्प से जो व्यक्ति अंधे होते हैं वो देख सकते हैं और लिख सकते हैं। देख नहीं सकते मतलब लिख सकते हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। सम पर्सन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कैन बी विजुअली इम्पेयर्ड। तो कुछ लोग देख नहीं सकते हैं, दे हैव वेरी लिमिटेड विजन टू सी थिंग। बहुत, या कुछ लोग होते हैं कि वो बिल्कुल ही अंधे होते हैं और कुछ लोग तो थोड़ा थोड़ा देखते हैं। सम पर्सन कैन नॉट सी एट ऑल सिंस बर्थ। कुछ लोग आपने देखा होगा वो जन्म से अंधे होते हैं। सम पर्सन में लूज देयर आई साइट बिकॉज ऑफ अ डिसीज और एन इंजरी। और कुछ लोग अपनी जो आंखें हैं वो किसी बीमारी या किसी चोट के कारण खो देते हैं। Such persons try to identify things by touching and listening the voices more carefully। तो ऐसे लोग कैसे पहचानते हैं चीजों को, उनको टच करके, और आवाज को कैसे सुनते हैं, वो बहुत ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। They develop their other senses more sharply। और उनके जो दूसरे सेंस होते हैं, दूसरे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनको वो ज्यादा डेवलप कर लेते हैं। However, additional resources can enable them to develop their capabilities further। और भी सोर्सेस है ताकि अपनी क्षमताओं को वो विकसित कर सके। तो व्हाट इज द ब्रेल सिस्टम, हमने बोला कि जो ब्रेल सिस्टम है उसकी हेल्प से कोई भी अंधा व्यक्ति लिख सकता है, पढ़ सकता है। तो आखिर कैसे ब्रेल सिस्टम के द्वारा कि इसकी हेल्प से कोई व्यक्ति लिख पढ़ सकता है। द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज ब्रेल। तो सबसे अच्छा साधन क्या है इनके लिए, ब्रेल है। लुइस ब्रेल हिमसेल्फ अ विजुअली चैलेंज पर्सन। तो लुइस ब्रेल जो थे जिन्होंने इस सिस्टम को बनाया था वो खुद भी देख नहीं पाते थे। डेवलप्ड अ सिस्टम, उन्होंने इस सिस्टम का विकास किया था
और कब ये पब्लिश हुआ था? 1821 में। द प्रेजेंट सिस्टम वॉज अडॉप्टेड इन 1931, लेकिन आजकल जो सिस्टम यूज हो रहा है ब्रेल का, उसमें फिर से बहुत संशोधन किए गए। तो वो कब अडॉप्ट किया गया? 1932 में। देयर इज ब्रेल कोड फॉर कॉमन लैंग्वेजेस, मैथमेटिक एंड साइंटिफिक नोटेशन। तो हर लैंग्वेज के लिए ब्रेल कोड होता है, हर सब्जेक्ट के लिए ब्रेल कोड होता है, और एक लैंग्वेज होती है। मैनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रीड यूजिंग द ब्रेल सिस्टम। और बहुत सारी जो भारतीय भाषाएं हैं, इंडियन लैंग्वेजेस हैं, उनको हम ब्रेल सिस्टम की हेल्प से पढ़ सकते हैं। अब जो ब्रेल सिस्टम होता है, इट हैज 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर। इसमें कितने डॉट्स होते हैं? 63 डॉट्स होते हैं। ईच कैरेक्टर रिप्रेजेंट अ लेटर, और हर कैरेक्टर में, हर डॉट में क्या होता है? एक लेटर, हर डॉट एक लेटर को रिप्रेजेंट करता है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, अ कॉमन वर्ड और अ ग्रामेटिकल साइन। और क्या रिप्रेजेंट कर सकता है? वर्ड का ग्रुप, कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर सकता है, कॉमन वर्ड रिप्रेजेंट कर सकता है। डॉट्स आर अरेंज इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज एंड 3 डॉट ईच। तो जो डॉट्स होती हैं, उनमें 2 वर्टिकल रोज होती है। These patterns, when embossed on braille sheets, help visually challenged person to recognize word by touching. तो जब ये ब्रेल शीट पे इन पैटर्न को उखेरा जाता है, यानी कि ये पैटर्न्स बनाए जाते हैं, तो जो विजुअली इम्पेयर्ड या विजुअली चैलेंज बच्चे जो होते हैं, कोई भी व्यक्ति जो होता है, वो इनको टच करके पहचान सकता है। टू मेक दम इजियर टू टच, द डॉट्स आर रेस्ड स्लाइटली। तो ताकि ये आसानी से टच कर सके, जो डॉट्स होते हैं थोड़े उभरे हुए बनाए जाते हैं। विजुअली इम्पेयर्ड पीपल लर्न द ब्रेल सिस्टम बाय बिगिनिंग विथ लेटर्स। तो लेटर्स से शुरू कर सकते हैं, देन स्पेशल कैरेक्टर एंड लेटर कॉम्बिनेशन, उसके बाद कुछ विशेष कैरेक्टर्स की हेल्प से, और उसके बाद लेटर को कंबाइन करके ऐसे बच्चे सीख सकते हैं। मेथड्स डिपेंड अपॉन रिकॉग्नाइजेशन बाय टचिंग। तो मेथड किस पर डिपेंड करता है कि कैसे आप टच कर रहे हो, कैसे उसको पहचान रहे हो। ईच कैरेक्टर हैज टू बी मेमोराइज्ड। ब्रेल टेक्स्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैंड और बाय मशीन। तो ब्रेल टेक्स्ट जो होते हैं वो मशीन से या फिर हाथों से भी बनाए जा सकते हैं। टाइपराइटर लाइक डिवाइसेस एंड प्रिंटिंग मशीन हैव नाउ बीन डेवलप्ड। तो आजकल टाइपराइटर जैसे और प्रिंटिंग मशीन डेवलप हो चुका है, तो उनकी हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं? जो ब्रेल लेटर्स है उनको बना सकते हैं। तो यहाँ पे some visually impaired Indians have great achievements to their credit. Divakar, a child prodigy, has given amazing performance as a singer. तो दिवाकर जो है, आप सभी को पता होगा इसके बारे में, ये जो अच्छा सिंगर है, ये भी क्या है? अंधा है, देख नहीं सकता बेचारा। रविंद्र जैन, born completely using visually impaired, obtained his संगीत प्रभाकर degree from Allahabad. He had shown his excellence as a lyricist, singer and music composer. तो वैसे ही कोई है रविंद्र जैन, वो भी क्या है? विजुअली इम्पेयर्ड है, और ये बिल्कुल अंधे ही पैदा हुए थे। और ये क्या है अभी? ये है लिरिसिस्ट है, सिंगर और म्यूजिक कंपोजर, म्यूजिक को बनाते भी हैं। लाल अडवाणी हिमसेल्फ विजुअली इम्पेयर्ड। तो लाल अडवाणी जो है वो भी खुद से क्या है? एक विजुअली इम्पेयर्ड है, यानी कि वो देख नहीं पाते। इस्टेब्लिश्ड एन एसोसिएशन फॉर स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन मतलब विशेष शिक्षा, जिसमें कुछ विशेष बच्चों की शिक्षा का अरेंजमेंट किया जाता है। जैसे कुछ बच्चे देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते, कुछ बच्चे बहुत डल होते हैं, तो ऐसे बच्चों को जिस तरह से एजुकेशन दी जाती है उसको हम स्पेशल एजुकेशन कहते हैं। तो लाल आडवाणी जो थे, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया था किन बच्चों के लिए? जो स्पेशल होते हैं, ठीक है, जैसे कोई डिसेबल्ड हो गया। Beside this, he represented India on braille problem in UNESCO. तो यूनेस्को में इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था कि कैसी कैसी प्रॉब्लम वहाँ पे ब्रेल सिस्टम को यूज करने में आ रही है, जो इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनको। Helen A. Keller, an American author and lecturer, is perhaps the most well-known and inspiring visually challenged person. तो हेलन ए केलर है, जो अमेरिकन ऑथर है, लेक्चरर भी हैं, ठीक है। तो ये भी क्या थी? ये विजुअली इम्पेयर्ड थी, लेकिन ये जन्म से इम्पेयर्ड नहीं थी, यानी कि जन्म से अंधी नहीं थी। उन्होंने अपनी आई साइट कब खो दी थी? जब वो 18 महीने की थी, और वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, जिस वजह से इन्होंने अपनी आंखें खो दी थी। बट बिकॉज ऑफ हर resolve and courage, she could complete her
कंप्लीट हर ग्रेजुएशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, लेकिन उन्होंने उनके साहस से, उनके संघर्ष से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी। शी रॉट अ नंबर ऑफ बुक्स इंक्लूडिंग द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और उनकी एक बुक का नाम क्या है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। समरी है चैप्टर की। लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑल सरफेसेस, तो हमें पता है कि लाइट जो है हर सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है। केवल हम ये नहीं कह सकते कि ओनली स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, हर जहाँ पे भी लाइट को कुछ सरफेस मिलेगा, कुछ पृष्ठ मिलेगा, वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था दो तरह से रिफ्लेक्ट होती है ना, एक होती है रेगुलर और दूसरा होता है इरेगुलर। जहाँ पे स्मूथ सरफेस होगा वहां पे रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा और वहां पे अच्छा सा क्लियर सा इमेज बनेगा, और जहाँ पे इरेगुलर सरफेस होगा, खुरदुरी सतह होगी, वहां पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा और वहां पे इमेज आपकी अच्छी नहीं बनेगी। रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन स्मूथ पॉलिश एंड रेगुलर सरफेस, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होता है जब कोई लाइट जो है वो स्मूथ पॉलिश और रेगुलर सरफेस पे पड़ती है। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, जहाँ जो लाइट है वो खुरदुरी सतह पर पड़ती है। तो हमने उसके बाद पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के नियम। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमने पढ़ा था जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो दोनों बराबर होते हैं। Incident ray, reflected ray and the normal drawn at the point of incidence or to the reflecting surface lie in the same plane, तो हमने ये भी पढ़ा था। सेकंड नियम क्या था, जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल जो होता है वो सेम प्लेन में होता है, एक ही तल में होंगे। ठीक है। इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर अंडरगोस लेटरल इन्वर्जन, तो प्लेन मिरर जो होते हैं वो कैसी इमेज बनाते हैं, वो उन इमेजेस में क्या प्रॉपर्टी होती है, वो लेटरल इन्वर्जन की प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि साइड चेंज हो जाती है, लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाता है। टू मिरर्स इंक्लाइंड टू ईच अदर गिव मल्टीपल इमेजेस, यानी कि जब हम दो मिरर्स को एक पर्टिकुलर एंगल पे रखते हैं तो वो बहुत सारी इमेजेस बनाती है। मिरर्स आप ज्यादा भी ले सकते हो, तो डिपेंड करता है किस पे, एंगल पे, कि किस एंगल पे हम रखते हैं। ब्यूटीफुल पैटर्न्स आर फॉर्म्ड इन अ कैलाइडोस्कोप बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज करते हुए हम कैलाइडोस्कोप बनाते हैं और कैलाइडोस्कोप की हेल्प से बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न्स देखे जा सकते हैं। सनलाइट कॉल्ड व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, तो सनलाइट हमने पढ़ा है, इसको हम व्हाइट लाइट भी कहते हैं और इसमें 7 कलर्स होते हैं। कैसे क्या क्या कलर्स होते हैं, विबग्योर। Splitting of light into its constituent colors is known as dispersion of light, तो प्रकाश का, लाइट का, उसके जो रंग होते हैं, इसके जो अवयवी रंग होते हैं, उसमें स्प्लिट होने की, उसमें बटने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम कह देते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और नेचुरल फिनोमिना किसमें हम देख रहे थे लाइट डिस्पर्जन की, रेनबो में। रेनबो में क्या होता है, लाइट जो व्हाइट लाइट होती है वो फर्दर 7 लाइट्स में डिवाइड हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। पार्ट्स ऑफ द आई आर कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व, तो आई, हमने आई के बारे में पढ़ा था, क्या क्या पार्ट्स थे, कॉर्निया था, आइरिस था, प्यूपिल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। A normal eye can see nearby and distant object clearly, तो एक नॉर्मल जो आंख होती है, ठीक है, जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता है, वो पास की वस्तुओं को भी देख सकती है, दूर की वस्तुओं को भी देख सकती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि निकट दृष्टि की जो अधिकतम दूरी होती है, सॉरी न्यूनतम दूरी जो होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर तक कोई व्यक्ति देख सकता है इजीली। और अधिकतम कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी, कहीं दूर तक भी देख सकता है। अगर किसी व्यक्ति की आंखें बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल आंखें हैं उसकी, तो वो 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है नजदीक, और दूर की चीजों को वो जितनी दूर हो सके देख सकता है, यानी कि इन्फिनिटी देख सकता है वो। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट यूजिंग द ब्रेल सिस्टम, तो विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग देख नहीं सकते हैं वो ब्रेल सिस्टम की हेल्प से देख सकते हैं, और इसको किसने डेवलप किया था, लुइस ब्रेल ने डेवलप किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली इम्पेयर्ड पर्सन डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर शार्पली, और जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं वो अपने दूसरे सेंसेस जैसे कि सुनने की क्षमता उसको बहुत तेजी से या उसका बहुत शार्पली उसको डेवलप कर देते हैं, और टू इम्प्रूव देयर इंटरेक्शन विद देयर एनवायरनमेंट, ताकि अपने एनवायरनमेंट के साथ वो इंटरेक्ट कर सके, एनवायरनमेंट मतलब उनके चारों ओर जो भी हो रहा है उसके साथ वो इंटरेक्शन कर सके। चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।